Good morning, all of you. Now, here the French Revolution, Part 3, Class 9, Chapter 1. आज हम इसका तीसरा पार्ट स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पर हम फ्रेंच बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, कि यदि हम देखें कि एक संवैधानिक मोनार्की कैसे बना, ठीक है, एक संवैधानिक के तौर पर हम देखें संविधान किस तरीके से फ्रांस में लाया गया, ठीक है, इसको हम संवैधानिक राजतंत्र कहा जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ पर अभी डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, ये मोनोक्रेसी है, ठीक है। तो हम मोनोक्रेसी के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था फ्रांस में। आज हमारा डिस्कशन उसी के बारे में है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे सम इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट नंबर 1774. Now, Louis XVI becomes king of France, faces empty treasury and growing discontent within society of the old regime. Understand? Now, Louis XVI becomes the king of the France in 1774, but he has faced empty treasury and discontent among the peoples, revolts. Now, the next 1789, convocation of State General. थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली. इन लास्ट क्लास हमने आपको बताया था कि जो थर्ड स्टेट है वहीं से नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, नेशनल असेंबली वहीं से बनी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बास्टिल इज स्टॉर्म्ड, पीसेंट रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड. बास्टिल एक जगह का नाम है, वहां पर काफी ज्यादा हमला किया गया इनके द्वारा. नाउ द कंट्री साइड में, कंट्री साइड का मतलब होता है बेटा देहाती इलाके जो थे फ्रांस के, वहां पर क्या कहना चाहिए, किसानों ने रिवॉल्ट्स क्रिएट कर दिया. नाउ द नेक्स्ट 1791, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग एंड टू गारंटीज बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग. यानी अब क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया 1791 में, ठीक है, किस चीज के लिए, लिमिट द पावर ऑफ किंग, यानी किंग की पावर को लिमिट में करने के लिए, ठीक है, अंकुश लगाने के लिए उस पर. नाउ और एक क्या लिखा गया यहां पर, गारंटीज बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और जितने लोग थे फ्रांस के नागरिक उनको बेसिक राइट्स दिए गए. नाउ द नेक्स्ट 1792-93, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, द किंग इज बिहेडेड, ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक, आ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है. अब देखिए 1792 और 93 में क्या हुआ. 91 में तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तैयार की गई थी. नाउ द 1792 एंड 93 में फ्रांस को गणराज्य बना दिया गया, गणराज्य लाइक डेमोक्रेटिक बना दिया गया. नाउ ठीक है, फिर यहां पर क्या किया गया, लिखा है यहां पर, देखिए आप ध्यान से सुने, द किंग इज बीहेडेड. बीहेडेड का मतलब बेटा सिर काट दिया गया उनका, ठीक है, राजा का सिर काटकर उनको मार दिया गया. नाउ जैकोबिन गणराज्य, क्या लिखा है कि फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक. जैकोबिन गणराज्य जो था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ठीक है. नाउ आ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, एंड फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन, यानी इनडायरेक्टली हम देखें उसको तो पब्लिक यानी पीपल्स का शासन था. नाउ द नेक्स्ट 1804, नेपोलियन बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस, एनेक्स लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है. अब देखिए 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, और उसके साथ ही उन्होंने यूरोप के, कहना चाहिए, लिखा है कि फ्रांस एनेक्स लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप, कि फ्रांस ने यूरोप के लार्ज पार्ट को एनेक्स कर लिया ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ नेपोलियन. बहुत सारा पार्ट यूरोप का फ्रांस के कब्जे में आ गया. नाउ द नेक्स्ट 1815, नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, और वाटरलू में 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी, ठीक है. तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1791. दिस इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ 1791. आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसका एक पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा वीडियो के आखिरी में, ठीक है. तो ये जो है फ्रांस बिकम constitutional monarchy in 1791 and this is the political structure of France in 1791. Now सबसे पहले आप ये समझें कि 1791 से पहले क्या कंडीशन थी फ्रांस की, ठीक है. फ्रांस के अंदर जो पावर था वो सेंट्रलाइज था,
ठीक है, सेंट्रलाइज का मतलब सिर्फ शक्ति राजा के हाथों में और राजा ही सब कुछ हुआ करता था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तैयार किया गया 1791 में, तो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया, राजा की पावर को लिमिट किया गया। एंड देखिए, दो प्रकार से पावर था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन क्या है पावर का? पावर का सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर, शक्ति किसी एक के हाथों में। लेकिन यहां पर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड लेजिस्लेचर विधायिका, यानी ये कानून बनाएगी, ये कार्य करेगी और वो न्याय का काम करेगी। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं चुने जाते थे, इन पर कंट्रोल किनका होता था? ठीक है, यदि हम देखें तो जुडिशरी में जज आते हैं, एग्जीक्यूटिव में किंग एंड मिनिस्टर जो कि कार्य को करेंगे, एंड लेजिस्लेचर विधायिका। विधायिका का मतलब बेटा कानून बनाने वाले। ठीक है, तो यहां पर नेशनल असेंबली, आपको याद होगा नेशनल असेंबली मैंने यहां पर मेंशन किया है। नेशनल असेंबली वो असेंबली थी जो मिडिल क्लास के लोगों ने बनाई थी। ठीक है, यानी थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर जो नेशनल असेंबली बनाई थी, 745 मेंबर्स उस पर इंक्लूड थे। एंड नाउ हियर द इलेक्टोर्स। इलेक्टोर्स का मतलब निर्वाचक, जो कि निर्वाचन करते थे। ठीक है, यहां पर यदि हम देखें पॉपुलेशन तो 50,000 मेंस की पॉपुलेशन थी। ठीक है, नाउ लेकिन इसके बाद भी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, तो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर पीपुल्स के ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स those citizens who have right to vote and passive citizen those citizen who not have right to vote। यानी ये जो सिटीजन्स थे इनको राइट टू वोट था, लेकिन ये सिटीजन्स जो थे उनको राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, यदि हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में प्रॉब्लम्स कहां कहां पर थी। ठीक है, एक्टिव सिटीजन की यदि मैं बात करूं तो एक्टिव सिटीजन जो थे, ठीक है, वो लगभग 2 पॉइंट, यहां लिखा कि अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, कि 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोग जो थे, ठीक है, वो क्या थे? एक्टिव सिटीजन्स थे। ठीक है, नाउ पैसिव सिटीजन्स नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन। ठीक है, यदि मैं देखूं तो मताधिकार प्राप्त, यहां लिखा है कि अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन में 4 मिलियन जो लोग थे वो एक्टिव सिटीजन्स में आते थे। एंड नाउ द पैसिव सिटीजन्स नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन, और 3 मिलियन मैन ऐसे थे जिनको वोटिंग का राइट्स नहीं था। एंड वोमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, और इंक्लूडिंग और कौन कौन थे इनमें? इनमें थे वोमेन्स, सिटीजन्स एंड यूथ जो कि 25 ईयर्स से बिलो थे, यानी 25 ईयर्स से कम एज के जो लोग थे उनको वोटिंग का राइट्स नहीं था। आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि दिस इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ 1791, फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो कि उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो जनरली यहां तक आपको समझ में आया होगा ना। तो जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि यहां पर क्या हुआ था, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। जब ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार किया गया तो एक डिक्लेरेशन तैयार किया गया, एक घोषणा पत्र तैयार किया गया कि उस पर क्या क्या राइट्स होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसका भी पीडीएफ दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर डायग्राम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैंस के, यहां पर लगभग 17 राइट्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या राइट्स लोगों को मिलने चाहिए। ठीक है, और इस तरह से कि राजा का जो पावर था, किंग का पावर जो सेंट्रलाइज था, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कि रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब पॉलिटिकल सिंबल्स आपको यहां पर क्लियरली मेंशन हो रहे होंगे कि पॉलिटिकल सिंबल्स क्या हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स क्यों बनाया गया। ठीक है, पॉलिटिकल सिंबल्स की यदि हम बात करें तो पॉलिटिकल सिंबल्स को बोलते हैं बेटा राजनीतिक प्रतीक। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या थी पॉलिटिकल सिंबल बनाने के लिए? ठीक है, तो वहां के लोग जो थे, ठीक है, लिखा है यहां पर, आपको क्लियर दिख रहा होगा, द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th century could not read or write, so image and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas। now कि रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, 18th सेंचुरी की बात है, लोग कम पढ़े लिखे थे, तो वो लिखी हुई चीजों को उनके लिए समझ पाना मुश्किल था। तब वहां पर एक पॉलिटिकल सिंबल बनाया गया जो कि ले बार्बिए ने बनाया था। यहां पर नीचे मेंशन किया है, द पेंटिंग बाय ले बार्बिए uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights। Let us try to read कि क्या क्या चीजें थी।
देखिए पॉलिटिकल सिंबल्स, वेरी फर्स्ट आपको दिखेगा द ब्रोकन चेन, यानी टूटी हुई जंजीर। क्या मतलब था इसका? लिखा चेन वर यूज टू फेटर सेल्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकम फ्री। कि चेन जो होता है, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि चेन एक हथकड़ी के जैसा है। तो उस चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब बेटा कि स्लैब्स को बांधने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो लोगों को लगा वो फ्री हो गए, तो उन्होंने चेन को तोड़ने का साइन बनाया पेंटर्स ने। नाउ द नेक्स्ट, द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस, यानी क्या लिखा है कि बंडल ऑफ रॉड्स यानी छड़ों का एक, कहना चाहिए बर्छीदार जो छड़ था उनका एक बंडल था, ठीक है। और साथ में एक सामने आपको एक एरो दिख रहा होगा। तो यहां पर समझाने का मतलब यह है पेंटर का, उन्होंने बोला कि वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, कि एक रॉड को इजीली तोड़ दिया जाता है, बट व्हेन वी हैव अ बंडल ऑफ रॉड, ठीक है, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय। यदि हमारे पास एक बंडल ऑफ रॉड हो तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में स्ट्रेंथ लाइस इन यूनिटी, कि ये यूनिटी की बात कर रहा है, ठीक है, कि एक रॉड है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब बहुत सारे रॉड को एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो तोड़ना मुश्किल है। नाउ द थर्ड, द आई विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, यानी त्रिभुज के अंदर आपको दिख रहा होगा रोशनी बिखेरती लाइट। आपको देखो डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज बना है, उसके अंदर एक आईज है, ठीक है, और चारों तरफ लाइट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, की ये जो है कि चारों तरफ देख रही है आंख, ठीक है, उसको सारा ज्ञान है। द रेस ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, यानी सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, ठीक है, ये इसका प्रतीक था। नाउ द नेक्स्ट है स्केप्टर। स्केप्टर का मतलब बेटा राजदंड कहते हैं इसको, ठीक है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का सिंबल था। एंड नेक्स्ट, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम अ रिंग। स्नेक आप दिख रहा होगा कि स्नेक है, राउंड घुमा हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, राउंड घुमा हुआ है और वो अपनी टेल को खा रहा है, ठीक है। टेल को खाने का मतलब क्या है? यहां पर लिखा है कि सिंबल ऑफ इंटरनिटी, अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, कि एक रिंग का ना तो कोई एंड होता है ना तो कोई स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक बेटा इक्वलिटी का सिंबल है, समानता का प्रतीक है कि सब बराबर हैं, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट, रेड फ्राइगन कैप, ठीक है। देखिए रेड फ्राइजियन कैप का मतलब क्या लिखा है? कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकम फ्री, ठीक है, कि ये उन लोगों के लिए कैप तैयार की गई थी जो स्लेव थे यानी दास थे, लेकिन जब वो फ्री हुए तो इस कैप को पहनना उन्होंने स्टार्ट किया। नाउ ब्लू व्हाइट रेड, यानी नीला सफेद एंड लाल, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का नेशनल कलर था। एंड द नेक्स्ट, द विंग्ड वुमेन, यानी डैनो वाली स्त्री, ठीक है। इसमें लिखा है कि पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी कानून का मानवीय रूप। जैसे आज हम देखें तो हमारे यहां जब जज फैसला सुनाते हैं या कोर्ट की बात करें आप, तो एक लेडी, ठीक है, हाथ में तराजू ले खड़ी रहती है, तो वो किसका प्रतीक है? आंख में पट्टी बंधी है, तो वो प्रतीक है कानून का। तो वैसे ही द विंग्ड वुमेन इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ इन द फ्रांस। नाउ द लॉ टैबलेट, ठीक है। अब देखिए लॉ टैबलेट का मतलब बेटा यहां पर कानून बनाने वाली एक, कहना चाहिए, पट को बोल सकते हैं, ठीक है ना। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो वहां भी मेंशन किया गया हमारे डेमोक्रेसी के जैसे एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, उनमें कोई भी असमानता या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं करेगी। नाउ द हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, फ्रांस एबोलाइज्ड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, कि ये मोनार्की तो यहां पर बना हुआ था, ठीक है, लेकिन मोनार्की बनने के बाद फ्रांस एक रिपब्लिक कैसे बना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट फ्रांस की रिपब्लिक बनने पर हमारा डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।